हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर, जो हमारा फैक्ट सीरीज चलता रहता है ना, जो हमारी सीरीज चल रही है 2000 वाली फैक्ट सीरीज चल रही है ना, जिसमें हमने 6 पार्ट कर लिया है। आई थिंक आज ये 7 पार्ट है, 7 पार्ट। तो आई थिंक ये आज का जो है ये 7 पार्ट है। ये 2000 सीरीज है फैक्ट की, जो टीजीटी की मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमने 610 क्वेश्चन हो चुके थे, 16 फैक्ट हो चुके थे। तो आज हम जा रहे हैं 611 से करने। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलता है। एलटी की पूरी क्लास आपको मिल रही है, एलटी की थ्योरी क्लास, एलटी की, जिसमें से 36 क्लास मैंने दे दिया है, जो आपकी थ्योरी की क्लास है, थ्योरी बेस्ड पीडीएफ है। और इसमें से मैंने 2 प्रैक्टिस भी करा दिया है। पीछे हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ठीक है, और आगे हम थ्योरी क्लास भी करते चलेंगे, पीछे प्रैक्टिस। तो इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टीजीटी का आपका चल ही रहा है। 2000 सीरीज ये मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें 6 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने 6 वीडियो दे दिया है। आज हम देखेंगे 7th वीडियो। ओके, और हर वीडियो में क्या होता है कि हर वीडियो में 100 क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस होते हैं, 100 क्वेश्चन प्लस मतलब 100 फैक्ट प्लस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको फैक्ट देखेंगे, फैक्ट वाइज इसको क्लियर करेंगे, देन इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे टीजीटी वाले। व्हाट इज़ द लिटरेरी टर्म, फर्स्ट फैक्ट है आज की क्लास का। व्हाट इज़ द लिटरेरी टर्म फॉर अ ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट यूज फॉर रिटोरिकल इफेक्ट ऑफन यूजिंग अ डबल नेगेटिव, जैसे यू वॉन्ट बी सॉरी। तो उस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं, जिसमें किसी बात को बहुत हल्का करके या उल्टा कहकर बताया जाता है। और ये अक्सर दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ होता है। इसमें ना अक्सर करके नेगेटिव वर्ड ज़रूर होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लिटोटस कहते हैं। लिटोटस एक ऐसी डिवाइस है ना, जिसमें राइटर अपनी बात पर जोर देने के लिए उसे बहुत कम करके या नेगेटिव तरीके से कहता है। बहुत कम करके बोल दिया, जहाँ पे बहुत कम करके बताया जाता है, कोई बड़ी चीज़ को बहुत कम करके बताया जाता है, उसे अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, बाकी लिटोटस जो है, इसको ना जैसे कोई अफर्मेटिव बात हो, जैसे कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो, उसको ना नेगेशन के थ्रू बताया जाता है। तो ये लिटोटस है। अंडर स्टेटमेंट लिटोटस में ये फ़र्क है। ठीक है, अंडर स्टेट में कोई चीज़ को बहुत सीरियस चीज़ है, उसको बहुत कम करके बताना अंडर स्टेटमेंट में है। अंडर स्टेटमेंट में आपका ज़रूरी नहीं है अंडर स्टेटमेंट में नॉट आए या ना आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी लिटोटस जो है, ये कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेशन के थ्रू बताया जाता है, और इसमें नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं। लेकिन अंडर स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि उसमें नेगेटिव भी आ जाए, यानी कि नॉट आउट आ जाए तो आप उसको लगा दो, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द ड्रंकन पोर्टर सीन इन मैकबेथ प्रोवाइड्स व्हाट काइंड ऑफ ड्रामेटिक रिलीफ इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। तो मैकबेथ प्ले में क्या होता है कि राजा डंकन के मर्डर के ठीक बाद आने वाला जो ड्रंकन का सीन होता है, वो किस तरह के ड्रामेटिक कॉमिक देता है, तो कॉमिक रिलीफ देता है। क्या देता है? कॉमिक रिलीफ। कब? जब राजा डंकन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ड्रंकन का सीन दिखाया जाता है, ये ड्रंकन पोर्टर का सीन आ जाता है। तो ये क्या देता है? तो ये एक कॉमिक रिलीफ देता है। अगर पूछा जाए कि ड्रंकन पोर्टर सीन क्या है, तो ये कॉमिक रिलीफ है। कॉमिक रिलीफ क्या होती है? कॉमिक रिलीफ एक ऐसी डिवाइस होती है ना, जिसमें बहुत सी सीरियस या ट्रेजिक या स्ट्रेसफुल सीन के बाद एक मज़ेदार एक कॉमिक सीन डाला जाता है। इसका जानते हो इंटेंशन क्या होता है? इसका इंटेंशन ऑडियंस के तनाव को कम करना होता है। कॉमिक रिलीफ जब डाला जाता है, तो इसका इंटेंशन यही होता है कि ऑडियंस के जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको कम करना और उन्हें थोड़ी देर के लिए हंसाना होता है। जैसे हम मैकबेथ में देखेंगे, तो मैकबेथ में क्या होता है, राजा की हत्या के बाद जो माहौल होता है ना, वो काफ़ी गंभीर हो जाता है। ऑडियंस भी उसको देखती है तो थोड़ा दुखी हो जाती है। थोड़ा क्या दुखी हो जाएगी, भाई किसी का मर्डर हो रहा है, काफ़ी स्ट्रेस हो जाएगी ऑडियंस। लेकिन तभी वहाँ पे ड्रंकन पोर्टर सीन, ठीक है, तभी वहाँ पे एक शराबी दरबान का एक मज़ेदार सीन आता है, जो ऑडियंस को ये हंसाता है। तो हंसने से क्या होता है, एक राहत मिलती है ना,
एक स्ट्रेस जो दिमाग पे बना है कि हाँ मर्डर हुआ है, वो स्ट्रेस हट जाता है। तो ये कॉमिक रिलीफ का काम होता है। जैसे आप मूवीज़ वगैरह में कॉमेडी देखते हो, हर तरफ बार बार हर तरफ से दुख ट्रेजिक देख रहे हो, अचानक से कॉमेडी आ जाए तो वहाँ पे आप हंसने लग जाओगे कि नहीं? तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रेस भरा माहौल था वो किस में बदल जाता है? राहत में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट जॉनरा ऑफ ड्रामा पॉपुलर इन द जैकोबियन एरा। तो ये ध्यान रखना है कि जॉन वेबस्टर का जो प्ले है द डचेस ऑफ माल्फी, ये ड्रामा किस स्टाइल का एक प्रमुख उदाहरण है जो जैकोबियन एज में बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, जैकोबियन एज में काफ़ी लोकप्रिय था। तो रिवेंज ट्रेजेडी, ये ध्यान रखना है। अब रिवेंज ट्रेजेडी क्या? बदले की कहानी पर, ऐसे प्ले ना जो बदले की कहानी पर बेस्ड होते हैं वो होते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। मतलब रिवेंज ट्रेजेडी एक ऐसा प्ले होता है जिसकी कहानी का मेन जो विषय होता है वो क्या होता है? बदला। इसका मेन यही थीम होता है बदला। इसमें अक्सर एक ना मेन कैरेक्टर अपने परिवार के किसी मेंबर की हत्या का बदला लेता है, जो रिवेंज ट्रेजेडी होता है। ठीक है, इन प्लेज में, इन रिवेंज ट्रेजेडी में आपको क्या क्या मिलेगा? मर्डर मिलेगा। ठीक है, मर्डर मिलेगा और क्या? घोस्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या? मैडनेस यानी कि पागलपन। लास्ट में बहुत खून खराबा दिखाया जाता है इसमें रिवेंज ट्रेजेडी में। तो डचेस ऑफ माल्फी, ये जो जॉन वेबस्टर का है डचेस ऑफ माल्फी, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। जैकोबियन एरा का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। जैसे कि जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट, वो भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, जैसे परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी का मर्डर हो गया, उसका बदला लेना। नेक्स्ट वन पे आएंगे द थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट एडम एंड ईव सिन वॉज अल्टीमेटली फॉर्चुनेट बिकॉज इट अलाउड फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज नोन बाय व्हाट लैटिन टर्म। इसका बताना बच्चे क्या होगा? ठीक है, कहा जा रहा है कि उस धार्मिक कॉन्सेप्ट, उस थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लैटिन में क्या कहते हैं? जिनके अनुसार एडम और ईव का जो पाप था वो इवेंचुअली सौभाग्यशाली था। क्या था? इवेंचुअली वो क्या था? फॉर्चुनेट था, क्योंकि उसी की वजह से जीसस क्राइस्ट का अराइवल हुआ। तो उस थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लैटिन में क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे बोलते हैं फेलिक्स कल्पा, यानी कि फॉर्चुनेट फॉल, यानी कि सौभाग्यशाली पतन। इसे ऐसा क्यों कहा गया, थोड़ा सा समझते हैं। फेलिक्स कल्पा क्या है? लेकिन जो फेलिक्स कल्पा है ना, इसका मतलब होता है खुशकिस्मत गलती। अगर मैं इसकी हिंदी बताऊँ ना तो खुशकिस्मत गलती, एक ऐसी गलती तो हो गई लेकिन कुछ अच्छा हो गया। इस गलती की वजह से गलती हुई, कुछ अच्छा हुआ। जैसे कि एडम और ईव ने फ्रूट, वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था, उनको हेवन से निकाल दिया गया और वो कहाँ आ गए? अर्थ पे आ गए, हेवन से निकाल दिया गया। तो जब उनका रिडेम्पशन करने के लिए किसको बुलाया गया? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो यही ध्यान रखना, जो फेलिक्स कल्पा है ना, इसका मतलब होता है खुशकिस्मत गलती या सौभाग्यशाली फॉल, पतन। तो ये जानते हो क्या होता है? ये क्रिश्चियन, मतलब जो क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई मान्यता है कि भले ही एडम और ईव का जो पाप है, यानी कि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, उनको हेवन से निकाल दिया गया, भले ही एक बुरी घटना थी, लेकिन ये एक तरह से अच्छी भी थी, क्योंकि इसी पाप के कारण, इसी सिन के कारण मानवता को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पर आए, उनका जन्म हुआ इसी पाप के। अगर वो लोग पाप ना किए होते तो जीसस क्राइस्ट भी नहीं आते। वो लोग ये पाप किए, ये गलती किए, और एक अच्छा चीज़ हो गया कि जीसस क्राइस्ट उसी चीज़ को बचाने के लिए उनका जन्म हुआ। तो ये फेलिक्स कल्पा है, यानी कि खुशकिस्मत गलती। नेक्स्ट पे आएंगे विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लीच गैदरर एंड हिज परसिवेरेंस। इसका बताना वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है, एक बूढ़े जोक इकट्ठा करने वाले पर्सन और उसकी परसिवेरेंस की कहानी बताती है। ये क्या करता है? लीच गैदरर करता है, यानी कि जोक इकट्ठा करने वाला पर्सन है। तो ऑब्वियसली रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस है, जिसे द लीच गैदरर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पोएट, इसमें पोएट क्या है, जो वर्ड्सवर्थ है, वो काफ़ी दुखी हैं, बहुत निराश हैं। ठीक है, लेकिन फिर इनकी मुलाकात ना एक ओल्ड मैन से होती है और बहुत ही गरीब आदमी से होती है, जो मुश्किलों के बावजूद वो क्या इकट्ठा कर रहा है? जोक इकट्ठा करके अपने जीवन चला रहा है।
तो उसकी हिम्मत और उसकी परसिवरेंस देखकर पोएट को भी जीवन में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जॉन गोल्सवर्दी इज एसोसिएटेड विद विच थेट्रिकल मूवमेंट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। तो जॉन गोल्सवर्दी 20th सेंचुरी की शुरुआत में किस थेट्रिकल मूवमेंट से जुड़े थे? ठीक है, तो ऑब्वियसली रियलिज्म या नेचुरलिज्म। रियलिस्ट यानी कि यथार्थवाद, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। तो ये जो रियलिज्म था या फिर आप ये नेचुरलिज्म, ये एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट था ना जिसमें जीवन और समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बिना किसी कल्पना के जैसा है वैसे ही दिखाया जाता था प्ले में। उसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होता था, कोई फिक्शन नहीं होता था। ये होता है रियलिज्म, जो कि गोल्सवर्दी थे। इनके प्लेस को आप उठा के देखोगे तो समाज में जैसे जैसे चीज़ें होती थी, समाज में जो कमियाँ, ये समाज की सोसाइटी में जो कमियाँ हैं उसी पे ये प्ले लिखते थे। ठीक है, तो रियलिज्म को फॉलो करते थे, रियलिज्म से जुड़े थे, तो ऑब्वियसली उनका प्ले भी ऐसा होगा। समाज में जो भी समस्याएं होती थी उनको जैसे के तैसे एज इट इज़ वो अपने प्ले में दिखाते थे बिना किसी कोरी कल्पना के। ठीक है, तो ये होता था नेचुरलिज्म या फिर रियलिज्म। और गोल्सवर्दी के प्लेज हैं, चाहे उनके प्लेज हो गए चाहे उनके नॉवल हो गए, वो अक्सर सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। जो सोसाइटी में जो मुद्दा है, जो क्लास वर्ग भेद, ठीक है, न्याय प्रणाली, जस्टिस, लॉ, ये सारी कमियों को दिखाते थे। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज पब्लिश्ड इन 1623? वेरी इजी। तो ये सभी को पता है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट कलेक्शन एडिशन आया था 1623 में, उसका नाम क्या है? फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो ये याद रखना है, 1623 में आया था। ठीक है, इसके 4 पार्ट आते हैं। 1623 में फर्स्ट आया था, 1632 में सेकेंड फोलियो आया था। ठीक है, 1623 फर्स्ट, 1632 सेकेंड, 1663 थर्ड एंड 1685 फोर्थ। तो फोर्थ फोलियो 1685 में आया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोलियो, ये सेकेंड फोलियो आया था, ये थर्ड फोलियो आया था, ये फोर्थ फोलियो आया था। एक यहीं से एक और याद आ रहा है, फॉल्स फोलियो, शेक्सपियर से ही जुड़ा है फॉल्स फोलियो। तो फॉल्स फोलियो कब आया था ये भी ध्यान रखना है, 1619 में। ठीक है, कब आया था? 1619 में। ये भी एक टर्म है जो शेक्सपियर के स्कॉलर्स और बिब्लियोग्राफर्स हैव अप्लाइड टू विलियम जगार्ड। प्रिंटिंग ऑफ 10 शेक्सपियरियन एंड स्यूडो शेक्सपियरियन प्लेस टुगेदर इन 1619, ये ध्यान रखना है। फॉल्स फोलियो कब आया था? 1619 में आया था। तो अगर आपको ये फोलियो याद है तो ये भी याद रख लेना है, फॉल्स फोलियो शेक्सपियर से ही रिलेटेड है। ठीक है, जिसको किसने वो किया था? ठीक है, फॉल्स फोलियो। इसे ना पेवियर कॉर्टो भी कहा जाता है, पेवियर कॉर्टो भी कहा जाता है। ये एक ना अनऑथराइज्ड वर्जन था, 1619 में आया था। कलेक्शन ऑफ 10 शेक्सपियरियन एंड स्यूडो शेक्सपियरियन प्ले। इसको प्रिंट किसने किया था? तो विलियम जगार्ड ने किया था। किसके लिए? थॉमस पेवियर के लिए। तो इतना ध्यान रखना। खैर इतना ही ध्यान रखना, फॉल्स फोलियो कब आया था? 1619 में। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड अप्लाइज टू others in different senses. John and his license expired last week is an example of what? ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं जिसमें एक वर्ड दो अंश वर्ड्स पर अलग अलग मीनिंग में लागू होता है। जैसे कि जॉन और उसके लाइसेंस, लास्ट वीक पिछले हफ्ते जॉन और उसके लाइसेंस क्या हो गए? एक्सपायर्ड हो गए। अब यहाँ पे एक ही वर्ब आई है आपकी, एक्सपायर्ड, और ये वर्ब किसके लिए आया है? जॉन के लिए भी और हिज लाइसेंस के लिए, दो नाउन्स के लिए आया है। ठीक है, जॉन के लिए और हिज लाइसेंस, दो वर्ड्स के लिए आ रहा है ये एक वर्ब। तो ये क्या कहलाएगा? ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये ज़ेगुमा है। ज़ेगुमा एक बहुत ही विटी लिटरेरी डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपायर्ड, यहाँ पे देखेंगे एक्सपायर्ड जो शब्द है ना, ये जॉन के लिए भी आया है, यानी कि जॉन के लिए भी इस्तेमाल होने पर उसका मतलब, यानी कि जॉन क्या हो गया? एक्सपायर्ड, यानी कि मीन्स डेथ हो गई है जॉन की। एंड हिज लाइसेंस, लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका मतलब इसका जो पीरियड है, इसका जो ड्यूरिंग है वो समाप्त हो गया है। तो एक ही वर्ड का दो अलग अलग मतलब में यूज़ ही ज़ेगुमा कहलाता है। ठीक है, तो एक ही वर्ब, ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वर्ब दो मतलब नाउन के लिए आता है और दोनों नाउन का अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन दोनों नाउन पे फिट हो रहा है वो, लेकिन अलग अलग मतलब निकाल रहा है। ठीक है,
तो एक ही शब्द का दो अलग अलग मतलब में इस्तेमाल ही ज़ेगुमा कहलाता है, ये ध्यान रखना। दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज़ द प्राइमरी सेटिंग फॉर विच शेक्सपियरियन कॉमेडी, वेरी इजी, तो एज यू लाइक इट, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये शेक्सपियर की किस कॉमेडी में है, मेन सेटिंग है, तो एज यू लाइक इट में ये मेन सेटिंग है। ज़्यादातर कहानी आर्डन के जंगल में ही होती है एज यू लाइक इट में, जहाँ शहर और दरबार की परेशानियों से दूर जो कैरेक्टर है वो यहीं पे आते हैं प्राकृतिक जीवन में। द लाइन है स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केस इज़ फ्रॉम अ पोएम बाय विच कैविलियर पोएट्स। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये किस कैविलियर पोएट के पोएम से है, ठीक है, ये बताना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिचर्ड लवलेस हैं, इनका जो एक वर्क है रिचर्ड लवलेस का, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ये इन्हीं का वर्क है। अब ये कैविलियर पोएट्स कौन है, ये पोएट्स ना 17वीं सेंचुरी में पाए जाते थे। ऐसे पोएट जो इंग्लैंड के, ये जो कैविलियर पोएट्स हैं ना, ये 17वीं सेंचुरी में थे। इंग्लैंड के जो राजा चार्ल्स फर्स्ट थे ना, उनके सपोर्टर थे ये। तो रिचर्ड लवलेस ने ये पोयम जेल में लिखी थी, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ये पोयम जो है ना रिचर्ड लवलेस का है, और ये पोयम इन्होंने जेल में लिखी थी। इन लाइनों का मतलब यही है कि शारीरिक जो फिजिकल कैद है वो किसी की आत्मा या मन को कैद नहीं कर सकती। जैसे कि वो जेल में है तो वो कैद है, तो उन्होंने कहा कि जो फिजिकल, आप फिजिकली किसी को कैद कर सकते हो, उसकी आत्मा को, उसके मन को नहीं कैद कर सकते। जो मन है ना वो आज़ाद है, तो व्यक्ति जेल में भी आज़ाद फील कर सकता है। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक टू टेम्प्ट ईव। तो पैराडाइज लॉस्ट में जो ईव को लुभाने के लिए, ईव को टेम्प्ट करने के लिए किसका रूप लेता है सैटर्न, तो सरपेंट का। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। तो इसका बताना है क्या हो जाएगा, अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो मॉडर्न फेमिनिज्म का एक क्या है, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। इसके राइटर कौन है, ठीक है, ये बताना है। अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है मॉडर्न फेमिनिज्म पर। इसके राइटर कौन है, तो ध्यान रखना है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। ये जो बुक है ना, ये बुक आई थिंक 1792 में लिखी गई थी। ये एक फेमिनिज्म लिटरेचर की शुरुआती और सबसे इम्पोर्टेंट बुक में से एक है। इसमें मैरी जो वोllस्टोनक्राफ्ट है, इन्होंने महिलाओं के, फीमेल की शिक्षा और समाज में उनके बराबरी के अधिकारों की वकालत की है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोग एंड कॉन मैन हु ट्रिक्स फाल्स्टाफ इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसका बताना है कि क्या होगा। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में उस बदमाश का क्या नाम था जो फाल्स्टाफ को धोखा देता है। उस रोग का क्या नाम था जो फाल्स्टाफ को धोखा देता है। देखिए इस प्ले में क्या होता है, जो फाल्स्टाफ है ना, वो दो मैरिड वुमेन, जैसे कि एक रहती हैं कौन, मिस्ट्रेस फोर्ड, और एक कौन रहती हैं, मिस्ट्रेस पेज। ये दोनों मैरिड वुमेन होती हैं, और फाल्स्टाफ क्या करता है, इन्हीं दोनों वीमेन को लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर फाल्स्टाफ को सबक सिखाने के लिए कई बार फूल बनाती हैं और इसका मजाक भी उड़ाती हैं। विच गोल्सवर्दी नॉवल फ्रॉम द फोर्साइड्स सागा वन द जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ इन 1919। तो फोर्साइड सागा से गोल्सवर्दी की किस नॉवल ने 1919 में जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज जीता था। फोर्साइड सागा से गोल्सवर्दी के किस नॉवल ने, देखिए फोर्साइड सागा में कितने नॉवल हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, फिर इन चांसरी है, टू लेट है, वो 3 नॉवल हैं। दो इंटरल्यूड है। दो इंटरल्यूड कौन सा है, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइड सागा, और दूसरा है अवेकनिंग। तो वो दोनों इंटरल्यूड है, ये 3 नॉवल है। तो इन्हीं 5 में से यहाँ पे नॉवल पूछा है, तो इन्हीं तीनों में से, यानी कि फोर्साइड सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसरी, टू लेट में से कौन सा वो नॉवल है जो जीता था, पुरस्कार जीता था, टेट ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दो द कंप्लीट सागा रिसीव्ड रिकॉग्निशन इन 1922, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इसी को मिला है, ठीक है, पर्सनली सबसे पहले इसी को मिला है। इसका पहला सबसे फेमस नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको पर्सनली प्राइज़ के लिए पहचाना गया था। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स हैज़ नो रेगुलर मीटर बट कंटेन्स अ रेगुलर रिदम। तो बताना उस पोइट्री को क्या कहते हैं जिसमें कोई भी मीटर नहीं होता है लेकिन एक रेगुलर रिदम होती है।
ठीक है, तो इसे फ्री वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, फ्री वर्ड्स में क्या होता है ना, इसमें नो मीटर नो राइम, नो मीटर नो राइम वो फ्री वर्ड्स है। फ्री वर्ड्स को क्या क्या कहोगे आप? ओपन फॉर्म वर्ड्स लिब्रे, इसको लैटिन में वर्ड्स लिब्रे कहते हैं। ठीक है, ओपन फॉर्म इसका नाम है, मतलब फ्री वर्ड्स का अनदर नेम ओपन फॉर्म वर्ड्स लिब्रे। फ्री वर्ड्स, इसमें नो मीटर नो राइम, ना मीटर है ना राइम है। ठीक है, फ्री वर्ड्स उसे ही कहते हैं। इसमें पोएट अपनी बात को ना आम बोलचाल की लैंग्वेज जैसी लय में लिखता है, लेकिन उसमें एक रेगुलर रिदम जरूर पाया जाता है, लेकिन इसमें राइम नहीं है ना मीटर है। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ थर्ड साइड्स अ सिनिकल एंड फाउल माउथड कमेंटेटर ऑन द ट्रोजन वार अपीयर्स इन विच शेक्सपियर प्ले, ये बताना है। तो थर्ड साइड का कैरेक्टर जो ट्रोजन वॉर पर हमेशा निंदा करने वाला और गाली गलौज करने वाला टिप्पणीकार है, ये क्या है? एक कमेंटेटर है। शेक्सपियर की किस प्ले में आता है? तो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में। थर्ड साइड जो है ये ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में एक कॉमन यूनानी सैनिक है जो वॉर के जो हीरो हैं और उनके इरादों को लगातार मजाक उड़ाता है और उनकी आलोचना करता है। वर्ड्सवर्थ बिलीव इन अ डिवाइन स्पिरिचुअल प्रेजेंस दैट प्रीमेट्स ऑल ऑफ नेचर इज ऑफन डिस्क्राइब बाय व्हाट टर्म। तो ये तो कितनी बार ही पढ़ा है ना इसको, यानी कि वर्ड्सवर्थ के उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है जो अक्सर किसी शब्द से उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसके अनुसार नेचर के कण कण में एक दिव्य है, एक दिव्य आत्मा, एक आध्यात्मिक उपस्थिति, यानी कि हर जगह ये एक ऐसी आस्था है ना कि नेचर के हर कण कण में, रग रग में एक डिवाइन बसी हुई है, एक दिव्य आत्मा बसी हुई है। तो इसे पैंथीज़्म में कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि गॉड जो है, हम लोग गॉड में विश्वास रखते हैं, हमारी जो आस्था है वो भगवान में विश्वास है, गॉड में है। तो हम क्या कहते हैं कि गॉड हर जगह है, यही बोलते हैं ना, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर कण कण में भी है। ईश्वर को सिर्फ मंदिर या मस्जिद में मत ढूंढो, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर कण कण में। तो उसी तरह वर्ड्सवर्थ का भी मानना है कि एक डिवाइन स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, वो हर जगह नेचर के कण कण में है। तो ये ध्यान रखना है। पैंथीज़्म यही विश्वास दिलाता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड, स्पेशली नेचर, एक ही है। चाहे ब्रह्मांड उसे आप बोल सकते हो, चाहे आप उसे नेचर बोलो, चाहे उसे आप ईश्वर बोलो, ये सभी एक ही है। ये वर्ड्सवर्थ का मानना है, ये पैंथीज़्म का मानना है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में अक्सर ये दिखाते हैं कि उन्हें माउंटेन्स, लेक्स, फ्लावर्स में ईश्वर का पार्ट फील होता है, यानी कि उनको लगता है कि माउंटेन्स में भी ईश्वर है, झील में भी हैं। ठीक है, मिल्टन लिसिडस वॉज इंक्लूडेड इन अ कलेक्शन ऑफ एलिजीज मॉर्निंग द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन? ये बताना है क्या होगा। मिल्टन की जो पोइट्री है ना लिसिडस, वो एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने शोक जताने के लिए क्या लिखा था? एलिजीज के कलेक्शन में शामिल थी। ठीक है, ये जो मिल्टन की लिसिडस है, ये शामिल किसमें थी? अ कलेक्शन ऑफ एलिजीज का एक कलेक्शन था, उसमें ये शामिल थी। तो उस कलेक्शन का टाइटल क्या था ये बताना है। बाकी लिसिडस तो आपको पता ही है, एडवर्ड किंग की डेथ पे इन्होंने लिखा था, लेकिन ये एलिजीज का एक कलेक्शन था ना, उसमें शामिल थी। तो उसका नाम था जस्टा, ये याद रखना, एडुआर्डो किंग नफार्गो, ये था उस कलेक्शन का नाम। जो लिसिडस है ना, ये एक फेमस पेस्टोरल एलिजी है, और ये पोयम ना अपने दोस्त किंग एडवर्ड की याद में इन्होंने लिखा था, जो कि जहाज़ डूबने में उनकी डेथ हो गई थी। बाकी इनको शामिल लिसिडस जो है ना, वो एक एलिजीज के कलेक्शन में शामिल हुआ था, जिसका नाम था, इस कलेक्शन का नाम था जस्टा एडवर्डो किंग नेफार्गो, हु इज़ कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड। तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का सेंट्रल फिगर कौन माना जाता है? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड 19वीं सेंचुरी के पेंटर्स थे। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ये 19वीं सेंचुरी के पेंटर्स, पोएट्स, क्रिटिक का एक ग्रुप था। और वो राफेल से पहले, जो राफेल वो था ना, पेंटर्स थे, वो राफेल से पहले इटालियन जो पेंटर्स थे, लाइक उनका डांटे, ठीक है, डांटे थे और पेट्रार्क थे, उन पेंटर्स से ये प्रेरित थे। ठीक है, तो डांटे गैब्रियल रोसेटी इस ग्रुप के ना संस्थापक थे, सबसे मेन प्रमुख ये थे, सदस्य थे। तो ये ध्यान रखना है, सेंट्रल फिगर यही थे, डांटे गैब्रियल रोसेटी। ओके, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्टैंडर्ड बैलेड स्टैंजा। तो बैलेड स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है? तो बैलेड क्या है? बैलेड एक कहानी कहने वाली पोइट्री है, एक गीत है ना। इसके स्टैंजा में आमतौर पर क्या होती है, 4 लाइनें होती हैं। इसके स्टैंजा में आमतौर पर 4 लाइनें होती हैं और चारों लाइनें, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB है। ABCB का मतलब ये हुआ कि पहली और तीसरी लाइन क्या करती है, राइम नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ABCB। तो पहली और तीसरी लाइन जो है ये एक दूसरे से राइम नहीं कर रही है, नो राइम। लेकिन दूसरी और चौथी लाइन एक दूसरे से राइम कर रही हैं, राइम मिलती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज़ स्वीट एंड सो आर यू। अब यहाँ पे ये आपका A बन गया, ठीक है, ये A बन गया, ये B बन गया, ये C बन गया, ये B बन गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो रेड है, A और C एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा, रेड एंड स्वीट राइम नहीं कर रहा, लेकिन ब्लू और यू ये राइम कर रहा है, B तो ये राइम कर रहा है। तो ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन शेक्सपियर्स ओथेलो हु इज़ कैसियोस मिस्ट्रेस। शेक्सपियर के ओथेलो में अगर हम बात करें तो कैसियो की मिस्ट्रेस यानी कि कैसियो की प्रेमिका कौन है, बायंका। बायंका कौन रहती है, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट रहती है जो कैसियो से सच्चा प्यार करती है। प्ले का जो विलन होता है इयागो, वो बायंका का यूज़ कैसियो के खिलाफ एक साजिश में करता है, ठीक है। जो क्या करता है, डेस्डिमोना का जो हैंकी है, रुमाल को बायंका के थ्रू वो कैसियो तक पहुंचाता है, ताकि ओथेलो को शक हो कि डेस्डिमोना और कैसियो के बीच में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रोट द फेमस लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ये किसने लिखा है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 18वीं सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर थे, क्रिटिक थे और डिक्शनरी लिखने वाले थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द लाइन है, एंड यूथ ऑन द प्रो एंड प्लेजर एट द हेम इज़ फ्रॉम अ पोएम थॉमस ग्रे अबाउट व्हाट। तो ये लाइनें कहाँ पे आपको मिलेंगी? जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें है, तो कुछ ये जो सारे क्वेश्चन से आ जा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बार्ड की लाइनें हैं, किसकी हैं, बार्ड की लाइनें हैं, थॉमस ग्रे की। और ये पुराने वेल्स जो पोएट हैं, बार्ड के बारे में हैं, जो राजा एडवर्ड फर्स्ट थे, उनके द्वारा वेल्स पर विजय प्राप्त करने के बाद आखिरी जीवित पोएट बचा था। तो ये लाइनें एक जहाज़ के बारे में बता रही हैं, जिसे युवावस्था आगे बढ़ा रही है और उसे आनंद और आनंद से उसे चला रहा है, जो आशा और खुशी से भरे का समय का क्या है, प्रतीक है। तो ये लाइनें ये बता रही हैं, बार्ड पोएम की ये लाइनें हैं थॉमस ग्रे की। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल फॉलन एंजल्स नोन फॉर हिज परसुएसिव रीजनेबल साउंडिंग आर्ग्यूमेंट, तो बेल्जेबब। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले, द बॉर्डरर्स। वेरी इजी, वर्ड्सवर्थ का एक मात्र प्ले था द बॉर्डरर्स। ये क्या था, ये इनका मात्र एक प्ले था, ठीक है। मतलब वर्ड्सवर्थ जो थे ना, वो अपनी पोइट्री के लिए वर्ल्ड फेमस थे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में ना केवल एक ही प्लेस लिखा, जिसे वर्ड्स ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसका नाम द बॉर्डरर्स है। इन गोल्सवर्दी स्ट्राइप द ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स इज लोकेटेड विच पार्ट ऑफ द यूके। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है ना, स्ट्राइप में ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स एक फैक्ट्री का नाम है। ये यूके के किस पार्ट में सिचुएटेड है, किस पार्ट में लोकेटेड है? तो ऑन द वेल्स बॉर्डर, ये ध्यान रखना है। स्ट्राइफ जिसका मतलब होता है संघर्ष। फैक्ट्री के जो मालिक हैं और मजदूर के बीच एक लंबी और कड़वी हड़ताल होती है। इसकी सेटिंग ना वेल्स की सीमा पर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है। विच कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट सेज, टेम्पेस्ट का कौन सा कैरेक्टर ये बात बोलता है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स। मतलब तुमने मुझे भाषा सिखाई है, अब मुझे इसका यही मतलब उसका मुझे यही फ़ायदा हुआ है कि मुझे पता है कि गाली कैसे देते हैं। तो ये भाई कैलिबन कहता है, टेम्पेस्ट से कहता है, सॉरी प्रॉस्पेरो से कहता है कैलिबन, जो उस आइलैंड का मूल निवासी है, जो पहले से रहता था, जिस पर प्रॉस्पेरो ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये लाइनें वो प्रॉस्पेरो और मिरांडा से ये लाइनें कहता है, ठीक है। इसका अगर हम डीप मतलब देखें तो उन्होंने जो सभ्यता यानी कि जो भाषा उसे दी है, उसका यूज़ वो केवल अपनी नफ़रत बताने के लिए नहीं, उसे कोसने के लिए भी कर सकता है, ठीक है।
व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम साउंड इट डिस्क्राइब बज कुकू। तो यहाँ पे उस शब्द को क्या कहते हैं जो साउंड से बनता है, जिसके बारे में बताया जाता है, साउंड की इमिटेशन करता है, उसे ओनोमेटोपिया बोलते हैं। जिसका मतलब होता है ये जो वर्ड होते हैं ना, ये अपने साउंड की नकल करते हैं। जैसे कि बीस की आवाज़ के लिए बज, घड़ी की आवाज़ के लिए टिक टिक, पानी में कुछ गिरने पर छपाक। तो ये ध्यान रखना है। हु इज़ द ट्रेजिक क्वीन इन शेक्सपियर मोस्ट वायलेंट प्ले टाइटस एंडोनिकस। तो शेक्सपियर का सबसे मोस्ट वायलेंट प्ले है टाइटस एंडोनिकस। इसकी जो रानी है, ठीक है, इसकी ट्रेजिक क्वीन कौन है? तो टमोरा, क्वीन ऑफ गोथ्स। ये ध्यान रखना, टमोरा जो है ये गोथ्स की रानी है, जो आपको टाइटस एंडोनिकस में मिलेगी। काफ़ी वायलेंट प्ले है ये, जिसे युद्ध में बंदी बना लिया जाता है। कौन बंदी बनाता है? टाइटस। जब टाइटस उसके बेटे की बलि चढ़ा देता है और वह बदला लेने की कसम खाती है, तो उसके बदले की आग उसे और टाइटस के पूरे परिवार को भयानक हिंसा और बर्बादी की ओर ले जाती है। तो इसका एक ट्रेजिक अंत भी है, काफ़ी भयानक प्ले है। द कैरेक्टर ऑफ सर एपिक्योर मैमन अपीयर्स इन विच फेमस कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जा रहा है ना, तो समझ लो वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कैरेक्टर है ना, सर एपिक्योर मैमन, ये जो कैरेक्टर है, ये बेन जॉनसन की किस फेमस कॉमेडी में आता है? तो द अल्केमिस्ट में आता है। ये ध्यान रखना है। इन वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी वर्ड व्हाट इज इट ब्रिंग्स थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। तो वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड में वह क्या है जो ऐसे थॉट्स लाते हैं जो अक्सर आंसुओं से भी ज़्यादा गहरे होते हैं? वो क्या चीज़ होते हैं? तो मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना ये लाइनें। तो इस पोएम में जो वर्ड्सवर्थ है ना, वो बचपन की जो डिवाइन दृष्टि है खो देने पर काफ़ी दुखी हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वो एक बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे के साथ जन्म के साथ साथ एक डिवाइन दृष्टि भी आती है, उसके साथ डिवाइन भी जुड़ी रहती है, यानी कि डायरेक्ट वो हेवन से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो उसकी जो डिवाइन दृष्टि है वो खो जाती है, और इस बात पर वर्ड्सवर्थ काफ़ी दुखी हैं। लेकिन वह कहते हैं कि अब वो एक साधारण फूल सा भी, मतलब अब एक सबसे साधारण सा फूल भी उन्हें नेचर, यादों और आत्मा के बारे में इतने गहरे विचार दे सकता है, जो साधारण रोने धोने से कहीं परे है। अ 3-line स्टैंजा ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड अ व्हाट? टर्सेट। वेयर इज ही? तो टर्सेट, ये 3 लाइन की स्टैंजा को कहा जाता है टर्सेट, ठीक है। इसका यूज़ ना अक्सर सोनेट्स वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन गॉल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स इनजस्टिस ऑफ द लीगल सिस्टम इज हाईलाइटेड बाय द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ विच 2 कैरेक्टर्स। तो ध्यान रखना है, जैक बार्थविक ये रिच मैन का बेटा है, एंड जिम जॉनस ये पुअर अनएम्प्लॉयड मैन है, ठीक है। इन्हीं के बीच में होता है। इस प्ले में दोनों कैरेक्टर लगभग एक ही क्राइम करते हैं, यानी कि चोरी करते हैं। लेकिन जैक जो होता है, जैक बार्थविक, ये अमीर होता है भाई, सम्मानित परिवार से होता है, इसलिए ये बच जाता है। वहीं पे जो जिम जोन्स होता है, जिम जोन्स जो होता है, ये बेचारा गरीब होता है, तो इसको कठोर सज़ा मिलती है उसी क्राइम के लिए। तो ये जो प्ले है ना, वो इस विचार की आलोचना करता है कि अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा कानून। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले दैट हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू परफॉर्म। तो उस प्ले का क्या नाम है जिसे हैमलेट अपने खिलाड़ियों से परफॉर्म करने के लिए कहता है? द मर्डर ऑफ गुंजैगो। ये ध्यान रखना है, ठीक है, द मर्डर ऑफ गुंजैगो। अगर हम इसकी बात करें तो हैमलेट इस प्ले विद इन प्ले है हैमलेट में, यानी कि प्ले विद इन प्ले मतलब प्ले के अंदर एक प्ले किया जाता है। तो मर्डर ऑफ गुंजैगो किया गया था। हैमलेट ने इस प्ले का स्टेज करवाता है, लेकिन इसमें कुछ लाइनें हैं जो अपनी तरफ से जुड़वा देता है ताकि कहानी उसके पिता के हत्या जैसा लगे। कुछ लाइनें हैं जो अपनी तरफ से जुड़वा देता है ताकि लगे कि जो कहानी स्टोरी चल रही है सेम उसके फादर के डेथ जैसी लग रही है। वह इस बदले हुए प्ले को ना द माउस ट्रैप भी कहता है। मर्डर ऑफ गुंजैगो को ना द माउस ट्रैप भी कहता है, ये भी ध्यान रखना है। द माउस ट्रैप मतलब चूहेदानी कहता है, क्योंकि वह किंग क्लॉडियस के जो क्राइम किया हुआ है उसके रिएक्शन को पकड़ना चाहता है। विच इंग्लिश मोनार्क रेन 1625 से 1649 गिव्स इट्स नेम टू द कैरोलिन एज। तो कौन सा है? 1625 से लेकर 1649 के नाम पर कैरोलिन एज का नाम पड़ा किस इंग्लिश मोनार्क का? तो किंग चार्ल्स फर्स्ट, सॉरी। देखिए 1625 से लेकर 1649 इस एज को हम कैरोलिन एज कहते हैं, और इस एज में कौन से राजा शासन कर रहे थे? तो किंग चार्ल्स फर्स्ट शासन कर रहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैरोलिन जो है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे कैरोलिन जो है ना,
ये कैरोलिन लैटिन शब्द कैरुलस से बना है। किससे? कैरुलस से, लैटिन शब्द है कैरुलस से बना है, विच मीन्स चार्ल्स। इसका मतलब क्या होता है? चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स होता है। इसलिए किंग चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल को कैरोलिन एज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके नाम से ही वो शासन का नाम पड़ा है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द ग्रेट काउंसिल ऑफ डेविल्स टेक प्लेस इन पैंडेमोनियम। तो पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में, पैंडेमोनियम में शैतानों की जो महान सभा होती है, किस बुक में? बुक सेकेंड। ध्यान रखना इसको, बुक सेकेंड में। बुक फर्स्ट में क्या होता है? नर्क में फेंके जाने के बाद, बुक फर्स्ट में तो उनको नर्क में फेंक दिया जाता है, हेल में, और हेल में फेंके जाने के बाद शैतान और उसके जो साथी हैं वो पैंडेमोनियम का निर्माण करते हैं। बुक सेकंड में ये लोग ये तय करने के लिए एक बड़ी बहस या सभा करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, मतलब बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पैंडेमोनियम में कि अगला कदम क्या होगा। हेवन के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ना, या भगवान की नई क्रिएशन यानी इंसान को भ्रष्ट करना, इस तरह कुछ। द कर्फ्यू टॉल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, मैंने पढ़ाया है, इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोयम? तो एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये आपके थॉमस ग्रे की लाइन है। ठीक है, गिरजे की घंटी बज रही है जो दिन के खत्म होने का संकेत दे रही है। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर, और आपके एलटी में भी है, इसको पढ़ाया है। इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हु इज़ द फियरी वेल्स लीडर एंड राइवल टू किंग हेनरी। तो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो गुस्सैल, ठीक है, जो फियरी वेल्स लीडर है और राजा हेनरी का दुश्मन कौन है? तो ओवेन ग्लैंडोवर, ये ध्यान रखना। ये जो ओवेन ग्लैंडोवर है ये बहुत ही मिस्टीरियस, पावरफुल और बहुत ही एरोगेंट वेल्स नेता है, जो ये दावा करता है ना कि इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, और वो राजा हेनरी फोर्थ के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है। ठीक है, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर दैट ऑफ अनदर टू विच इट रिलेटेड। अब रिलेटेड यहाँ पे जोड़ दिया गया है तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक थॉट का नाम किसी दूसरे रिलेटेड वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्राउन फॉर द मोनार्की। यहाँ पे जो क्राउन यूज़ किया गया है, मोनार्की ना यूज़ करके उससे रिलेटेड क्राउन को यूज़ किया गया है। भाई राजा क्या पहनते? क्राउन ही पहनते हैं ना, तो हम राजा ना बोल के क्राउन बोल दें। अब क्राउन भी तो राजा से रिलेटेड ही है, तो ये किसका है? एग्जाम्पल, मिटोनिमी का एग्जाम्पल है। जैसे कि अमेरिका सरकार, हम अमेरिका सरकार नहीं बोलते, अमेरिकन गवर्नमेंट ना बोल के वाइट हाउस कहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें बोलना ये आपका मिटोनिमी होता है। वर्ड्सवर्थ की सोनेट है ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक मॉन्स द लॉस ऑफ वेनिस इंडिपेंडेंस टू होम। तो वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक, ये वेनिस की लिबर्टी किसके हाथों खोने का शोक मनाते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्टे, ये ध्यान रखना। बोनापार्ट जो वेनिस गणराज्य था वो 1000 से अधिक वर्षों का एक ना स्वतंत्र था, यानी कि 1797 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उसने उस पर विजय प्राप्त कर लिया था, जिससे उसकी लिबर्टी ख़त्म हो गई थी। तो वर्ड्सवर्थ का इस सोनेट में उसी महान और हिस्टोरिकल स्टेज के अंत पर एक विलाप है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ फॉर स्कैंडल? तो रिचर्ड ब्रिंचले शेरिडन, ये ध्यान रखना है। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज बिगिन्स विद अ शिपरेक कॉज्ड बाय अ मैजिकल स्टॉर्म? तो टेम्पेस्ट है ना, टेम्पेस्ट की शुरुआत में एक भयंकर तूफान आता है ना, इसी से तो स्टोरी स्टार्ट होती है। प्ले का मुख्य जो मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, एक पावरफुल मैजिशियन है जो अपने मैजिक से क्या करता है, शक्तियों का यूज़ करके ये तूफान पैदा करता है ताकि वो अपने दुश्मनों को अपने आइलैंड पर ला सके और उनसे रिवेंज ले सके। इन गोल्सवर्दी वर्क्स हु रिप्रेजेंट द एम्बॉडीमेंट ऑफ आर्टिस्टिक स्पिरिट एंड ब्यूटी इन कंट्रास्ट टू इन द फोरसाइट मटेरियलिज्म। तो आयरन हेरन है, ये ध्यान रखना है। गोल्सवर्दी की अगर मैं हम वर्क में बात करें, फोरसाइट परिवार का मटेरियलिस्टिक यानी कि पैसे और प्रॉपर्टी से लगाव, इसके जस्ट विपरीत सुंदरता का प्रतीक कौन है? तो आयरन हेरॉन ही है। ठीक है। विच मिल्टोनिक सोनेट डील्स विद द पोएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड फेथ आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड? तो सोनेट 29 व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यही तो है सोनेट। सोनेट 29 में ही तो मिल्टन अंधे हो गए हैं और इस सोनेट में वो अपनी निराशा व्यक्त करते हैं, निराशा बताते हैं, काफ़ी निराश हैं। तो वो अपनी पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे, लेकिन लास्ट में वो पेशेंस के थ्रू ईश्वर की इच्छा को एडमिट करते हैं और क्या महसूस करते हैं कि जो लोग चुपचाप ईश्वर के आदेशों का इंतजार करते हैं वो भी उसकी सेवा करते हैं। द टर्म है कार्पे डियम मीनिंग सीज द डे इज एसोसिएटेड विद विच ग्रुप 17th सेंचुरी पोएट? तो कैविलियर पोएट्स, इजी है। ठीक है।
तो ये जो टर्म है ना कार्पे डियम, जिसका मतलब होता है सीज द डे, ये किससे एसोसिएटेड मीन्स किस ग्रुप से ये रिलेटेड है? तो 17th सेंचुरी पोएट्स, कैविलियर पोएट्स, इनका मानना था आज में जियो दिन का आनंद लो। तो कैविलियर पोएट्स, और कैविलियर पोएट्स ये आपके रिचर्ड लवलेस, रिचर्ड हैरिक वगैरह थे, और ये किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। इनकी जो पोइट्री होती थी ना अक्सर लव पर होती थी। कैविलियर पोइट्स की जो पोइट्री होती थी ना ये लोग लव पर लिखते थे, और ये लोग ब्यूटी पे लिखते थे, यानी कि सुंदरता पे लिखते थे। ये लोग ना आनंद यानी कि प्लेजर, ठीक है, प्लेजर के थीम पर होती थी, यानी कि प्लेजर पे लिखते थे, लव पे लिखते थे, ब्यूटी पर लिखते थे। तो कार्पे डियम जो है ना ये पोइट्री का इनका सेंट्रल विषय था। कार्पे डियम ये इनकी पोइट्री का एकदम सेंट्रल थीम था। इनका मानना था कि जीवन छोटा है, इसलिए पर्सन को फ्यूचर की चिंता करने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट का पूरा आनंद लेना चाहिए। इनका मानना ये था कैविलियर पोएट्स का। हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ओर्सिनो अफेक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द 12th नाइट। तो और जब 12th नाइट अभी मैंने कल ही पढ़ाया इसको, ये भी आपके LT में था, और अभी मैंने कल ही पढ़ाया, पूरा डिटेल आपके यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। तो 12th नाइट जब शुरू होता है तो ओर्सिनो उस समय किससे अफेक्शन में होता है, यानी कि किसके प्यार में पागल है? तो ओलिविया के, ठीक है। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम डिस्क्राइब अ यंग गर्ल हु चूजेस टू स्टे बाय हर कॉटेज रादर दैन गो टू टाउन सिम्बलाइज बाय हर वेदर वेन। तो यहाँ पे बताना है वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइट्री है जो एक छोटी लड़की के बारे में बताती है जो शहर जाने के बजाय अपने कॉटेज के पास रहना पसंद करती है, ठीक है, जिसका सिंबल उसका वेदर वेन यानी कि मौसम की दिशा बताने वाला वो यंत्र है। तो एनेक्डोट फॉर फादर्स है, ठीक है। हु किल्स पोलोनियस इन हैमलेट। तो हैमलेट में पोलोनियस को कौन मारता है? हैमलेट ही मारता है। हैमलेट कब मारता है? जब अपनी माँ गटरूट से वो बात कर रहा होता है, तभी पर्दे के पीछे किसी के छिपने का इसको ना फील होता है कि कोई छिपा है पर्दे के पीछे। तो उसको लगता है कि वहाँ राजा क्लॉडियस होगा, इसलिए वो अपनी तलवार पर्दे के आर पार घुसा देता है। लेकिन पर्दे के पीछे निकलता कौन है? पोलोनियस छिपा होता है, जो गलती से बेचारा मारा जाता है। तो यहीं से प्ले में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब मोड़ आ जाता है यहीं से। व्हाट इज द लिटरेरी टर्म फॉर अ लॉन्ग रैम्बलिंग स्टोरी और अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स। यहाँ पे बताना है कि एक लंबी, उस लिटरेरी टर्म का क्या मतलब है, वो कौन सी लिटरेरी टर्म है जिसमें एक लॉन्ग रैम्बलिंग स्टोरी होती है, यानी कि एक लंबी एक रैम्बलिंग स्टोरी यानी कि घुमक्कड़ कहानी। रैम्बलिंग मतलब क्या होता है? घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ कहानी होती है। अ सीरीज ऑफ लूसली यानी कि ढीले ढाले ढंग से जुड़ी हुई एक कनेक्टेड एडवेंचर्स यानी कि घटनाओं की सीरीज के लिए इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा लिटरेरी टर्म है? ये लंबी भी होती है, इसमें जो कहानी होती है वो घुमक्कड़ कहानी होती है, ढीले ढाले ढंग से जुड़ी साहसिक घटनाओं की सीरीज होती है। इसे पिकारेस्क नॉवल कहते हैं। पिकारेस्क नॉवल एक ऐसी कहानी होती है ना जो एक पिकारो यानी कि एक चालाक लेकिन लोअर क्लास आवारा हीरो के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ये हीरो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और कई तरह के एडवेंचर कारनामे में शामिल होता है। तो कहानी आमतौर पर सीरीज में यानी कि घटनाओं की सीरीज से होती है, यानी कि घटनाओं की एक सीरीज से होती है जो कहानी इसकी होती है। एपिसोडिक में होती है, एपिसोड में होती है, एपिसोडिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर इन हेल मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में हेल में जो रिवर हैं उनका नाम क्या है? ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा दिया था, आज फिर से पढ़ लीजिए। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल है ना उसके रिवर का नाम क्या है? तो देयर आर 4 रिवर, ठीक है, देयर आर 4 रिवर है इन हेल। पहला कौन है ये ध्यान रखना है, पहला कौन है? स्टिक्स, दूसरा है एक्रोन, तीसरा है आपकी कोसाइट्स और चौथा है फ्लेगेथॉन, ठीक है। तो एक्रोन इज ऑफन साइटेड एज द मेन रिवर ऑफ शोरो। तो एक्रोन जो है ना, एक्रोन इसको अक्सर दुख की मुख्य नदी माना जाता है। किसकी? शोरो की ये मेन रिवर है एक्रोन। तो ये 4 टाइप की नदी है जो आपके हेल में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। द एज ऑफ जॉनसन रेफर्स टू विच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, ठीक है। तो एज ऑफ जॉनसन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के मध्य में 1745 से 1798 ये एज जो है ना ये आपका एज ऑफ जॉनसन है। जैसे 1660 से लेके 1798 ये पूरा रेस्टोरेशन पीरियड है जिसे आप न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हो।
ठीक है, ये पूरा न्यू क्लासिकल पीरियड है 1660 से लेकर 1798 में 98 तक। लेकिन इस बीच ना 1660 से लेकर 1798 3 पार्ट्स में ये बटा हुआ है। तो पहला जो है ना 1660 से लेके 1700, ये जो पीरियड है ये एज ऑफ ड्राइडन है। ठीक है, मैंने कितनी बार ही बताया, ये एज ऑफ ड्राइडन है 1660 से लेके 1700। देन उसके बाद 1700 से लेके 1745 ये जो एज है ना, ये एज ऑफ पॉप है सॉरी, ये एज ऑफ पॉप है, जिन्हें आप अगस्टन एज कहते हो, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगस्टन एज 1700 से 1745। देन उसके बाद 1745 से लेके 1798 ये जो एज होती है, ये आपकी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, जो पूछ रहा है। एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है 1745 से लेके 1798, ये एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, इसे कहा जाता है। इसे एज ऑफ ट्रांजिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है इसे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1660 से लेकर 1798 तक ये पूरा आपका न्यू क्लासिकल पीरियड में आता है, रेस्टोरेशन पीरियड में। मैं यहाँ पे मिटा दे रही हूँ क्योंकि हमें पढ़ना है आगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टाइप ऑफ राइम वेयर द वर्ड्स लुक लाइक दे शुड राइम बट डू नॉट, जैसे कि लव एंड मूव, इसे हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के राइम को क्या कहते हैं जहाँ वर्ड देखने में तो हमें राइम लगते हैं लेकिन बोलने पर नहीं लगते हैं। मतलब हम आंखों से उस वर्ड को देखेंगे ना तो हमको लगेगा एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे ना, प्रोनाउंस करेंगे, तो वो राइम नहीं करेंगे। तो इसे हम आई राइम कहते हैं या विजुअल राइम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, लव, मैंने लव लिखा, मैंने मूव लिखा, आप आंखों से देख रहे हो तो लग रहा है ना कि दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, है ना, इसीलिए इसका आई राइम भी पड़ा है नाम, इसका विजुअल राइम भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको लव मूव, ये क्या ये राइम कर रहा है? बोलने पर ये राइम नहीं कर रहे हैं, बोलने पर ये एक जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आंखों से देख रहे हैं तो ये लोग एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे राइम को हम क्या कहते हैं? आई राइम या विजुअल राइम कहते हैं, जिनकी मतलब इन शब्दों में क्या होता है, स्पेलिंग एक जैसी लगती है, लेकिन जैसे लगता है कि वो राइम मतलब उनका राइम मिल जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे कि लव मूव, जैसे कि स्लॉटर लाफ्टर, है ना, ऐसा लगता है कि राइम कर रहे हैं बट राइम नहीं करते हैं। ये इसे कहते हैं, इस प्रकार के राइम को हम आई राइम कहते हैं या विजुअल राइम कहते हैं। हु वाज द मोस्ट फेमस ट्रेजिक एक्टर ऑफ शेक्सपियर कंपनी द किंग्स मैन फॉर होम रोल्स लाइक हैमलेट लियर वर लाइकली रिटन। तो शेक्सपियर की कंपनी का द किंग्स मैन का सबसे फेमस ट्रेजिक एक्टर कौन था, जिसके लिए शायद हैमलेट और लियर जैसे रोल लिखी गई थे? तो रिचर्ड बर्बेज थे। ठीक है, इन्होंने ही किया था। रिचर्ड बर्बेज अपने टाइम के ना सबसे ग्रेट एक्टर में से एक थे, और शेक्सपियर की जो कंपनी के ये मुख्य मेन क्या थे, एक्टर थे। माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने सबसे बड़ी ट्रेजिक जो भूमिकाएं थी, रोल्स थे, लाइक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, रिचर्ड, इन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा था। द क्रिटिकल आइडिया दैट सैटन इज द अनइंटेंडेड हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज फेमसली प्रमोटेड बाय विच रोमांटिक पोएट? तो विलियम ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल आइडिया, यानी कि ये एक क्रिटिकल आइडिया है कि पैराडाइज लॉस्ट का अनइंटेंडेड हीरो सैटन है, ये किस रोमांटिक पोएट द्वारा फेमस रूप से प्रचारित किया गया है? मतलब कौन से रोमांटिक पोएम ने इसे प्रमोट किया है कि पैराडाइज लॉस्ट का अनइंटेंडेड हीरो कौन है? वो आपका सैटन है। तो विलियम ब्लैक, जो कि विलियम ब्लैक ने भी कहा था, बाद में शैली ने भी कहा था, ये दोनों रोमांटिक पीरियड के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका कहना था। विलियम ब्लैक ने फेमसली कहा भी था कि अनजाने में सैटन के पार्टी में थे कौन? मिल्टन अनजाने में ही सैटन के पार्टी में थे, ये इन्होंने कहा भी है। इनका मतलब मिल्टन ने अनजाने में सैटन को इतना पावरफुल बना दिया है, इतना आकर्षक बना दिया कि पोएम गॉड से ज़्यादा हीरो यही लग रहा है। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड रिवलेशन एंड इमेजिनेशन पावर वाइल क्रॉसिंग विच माउंटेन रेंज? तो प्रिल्यूड में इन्होंने माउंटेन के बारे में बात की है, जहाँ पे ये ट्रैवल करने गए थे, पैदल यात्रा, मतलब पैदल यात्रा पे गए थे, ट्रैवल कर रहे थे बाय वॉक। ठीक है, तो वहाँ पे ये एक पर्वत के बारे में बताते हैं, यानी कि किसी पर्वत सीरीज को पार करते समय एक अपने गहरे रेवलेशन बताते हैं। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन पावर के मूवमेंट को बताते हैं। तो उस पर्वत का नाम क्या रहता है? एल्प्स। ठीक है, एल्प्स। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें एल्प्स
माउंटेन को पार करने का जो मूवमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जब वो पैदल पैदल जा रहे थे और वो अल्प्स पर्वत को पार कर रहे थे, तो वो जो मोमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहीं पर उन्हें ह्यूमन मन और कल्पना की असीम शक्ति का गहरा एहसास होता, जो नेचर की शक्ति से भी बढ़कर था। What is the name of the सोम्स फोर्साइट डॉटर, a central character in the second trilogy, a modern comedy? तो सोम्स फोर्साइट की बेटी का नाम क्या है जो a modern comedy यानी कि सेकेंड ट्रायलॉजी की वो मेन कैरेक्टर है? फिल्यूर फोर्साइट। The rapid alternating single lines of dialogue in a drama characteristic of Greek tragedy is called what? इसे हम क्या कहेंगे? इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मतलब एक प्ले में क्या होता है, एक प्ले में ना जो डायलॉग बहुत तेज़ी से होते हैं, बारी बारी से आने वाली एक लाइनों को क्या कहा जाता है? जो ग्रीक ट्रेजेडी की ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसे बोलते हैं स्केटोमीथिया। क्या बोलते हैं? स्केटोमीथिया। स्केटोमीथिया क्या है? ये एक ऐसी ड्रामेटिक डिवाइस है ना जिसमें दो कैरेक्टर बहुत तेज़ी से एक एक लाइन का डायलॉग करते हैं। इसका यूज़ अक्सर आर्गुमेंट करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट के सीन में तनाव या अर्जेंसी या कोई गति बढ़ाने के लिए किया जाता है स्केटोमीथिया का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लीगल इशू एट द हार्ट ऑफ द गोल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स? तो गोल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स में जो सेंट्रल विषय है, यानी कि सेंटर में विशिष्ट कानूनी मुद्दा क्या है, मेन कानूनी मुद्दा क्या है? तो दैट देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। यानी कि जो लॉ है, जो कानून है, वो अमीरों के लिए एक कानून है, गरीबों के लिए दूसरा कानून है। ठीक है। विच कैरेक्टर एक्ट्स एज द कोरस इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ? तो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ में जो कोरस के रूप में कौन सा कैरेक्टर काम करता है, एक्ट करता है कोरस के रूप में? तो उस कैरेक्टर का भी नाम कोरस ही है, जो कोरस के रूप में काम करते हैं। कोरस एक ऐसा कैरेक्टर है ना, या यूँ बोलो एक ऐसा ग्रुप है। कोरस एक ऐसा कैरेक्टर है, या यूँ बोलो एक ऐसा ग्रुप होता है जो सीधे ऑडियंस से बात करता है। यानी कि स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो कोरस ही बताते हैं। घटनाओं पर टिप्पणी करना वो कोरस ही करते हैं। हेनरी फोर्थ में एक अकेला कैरेक्टर है जिसे बस कोरस कहा जाता है, और वो हर एक्ट की शुरुआत में स्टेज पर आता है कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे कि लड़ाई को दिखाया नहीं जाता ना, युद्ध वगैरह स्टेज पे थोड़ी ना दिखाया जाएगा। वो कोरस आते हैं स्टेज पे, बताते हैं कि हाँ फला फला जगह लड़ाई हुई है फला फला के बीच में। ये कोरस का काम है। Who wrote the series of popular periodical essay known the Tatler and the Spectator? ये एक पॉपुलर पीरियोडिकल एस्से का सीरीज है। ये किसने लिखा है? नाम क्या है? द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। तो इनका नाम है जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टिल। इन्होंने ही लिखा है टैटलर द स्पेक्टेटर। ये 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्या था, एक मैगजीन थी, टैटलर और स्पेक्टेटर। तो एडिसन और स्टिल ने क्या किया था, इनमें समाज, नैतिकता, शिष्टाचार पर एस्से लिखे जिन्होंने उस टाइम के इंग्लिश समाज के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। तो ये एक मैगजीन थी, ये ध्यान रखना है, बहुत ही प्रभावशाली मैगजीन थी। मिल्टन्स यूज ऑफ लॉन्ग इलेबोरेट कंपैरिजन बिगिनिंग विद एज व्हेन कंपेयरिंग सैटर्न शील्ड टू द मून आर नोन एज व्हाट? इसे क्या कहेंगे? ठीक है, मिल्टन द्वारा यूज़ की जाने वाली लंबी विस्तृत तुलनाओं, यानी कि लंबी और इलेबोरेट जो कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे देखें, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सैटर्न की जो शील्ड है उसकी तुलना किससे की गई है? मून से की गई है। इसे बोलते हैं एपिक सिमलीज या होमरिक सिमलीज। इसमें क्या होता है? एपिक सिमलीज क्या होता है? इसे होमरिक सिमलीज भी कहते हैं। एपिक सिमली क्या होता है? एपिक सिमली या होमरिक, जैसे सिमली का मतलब क्या होता है? सिमली का मतलब क्या होता है? सिमली का मतलब यही होता है कि आप उसको हिंदी में बोलोगे फिगर ऑफ स्पीच है ना, उपमा अलंकार है ना। तो जो एपिक सिमली है ये बहुत ही लंबी होती है। ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और कैसी होती है? इलेबोरेट होती है। ठीक है, इलेबोरेट होती है, जो कई लाइनों तक चलती है। ये इसकी जो कंपैरिजन होगी ना वो कई लाइनों तक चलेगी। इसका यूज़ ना अक्सर कहाँ किया जाता है? एपिक में किया जाता है, इसलिए इसे एपिक सिमली कहा जाता है। तो मिल्टन ने इसका यूज़ किसी चीज़ को बहुत ही भव्य और विस्तृत वर्णन करने के लिए करते हैं मिल्टन। जैसे उन्होंने सैटर्न का जो विशाल ढाल है, जैसे सैटर्न का जो शील्ड है, उसकी तुलना इन्होंने दूरबीन से देखे गए चंद्रमा से की है।
तो ऐसी कंपैरिजन एपिक सिमिली वही होती है, ऐसी कंपैरिजन जो बहुत एलाबोरेट वे में की जाए, बहुत लंबे से किया जाए, बहुत लंबी होती है, विस्तृत उपमा होती है, ये ध्यान रखना है। अब सैटर्न की शील्ड की तुलना किससे की गई है? उतनी दूर चंद्रमा से की गई, उसे बोला जाता है सिमिली। सिमिली तो सभी को पता है कंपैरिजन होती है, लेकिन एपिक में यूज़ किया गया तो एपिक सिमिली हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ी लॉन्ग होती है, एलाबोरेट वे से कंपैरिजन की जाती है बहुत ही दूर तक। जैसे आपने उनको पढ़ा है जॉर्डन का कंसीट, है ना, कंसीट भी तो वही है, कंसीट में भी कंपैरिजन की जाती है, लेकिन आर पार इस तरह की कंपैरिजन होती है, दकियानूसी कंपैरिजन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब कंसीट में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन यह क्या है कि कंपैरिजन वो अपनी किसी की भी कंपैरिजन वो ले जाएंगे कहीं गणित के किसी कंपास से करने लग जाएंगे। तो उसी तरह ये भी एपिक सिमिलीज भी है, इसमें भी कंपैरिजन होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है, इलेबोरेट वे में होती है, तो ये ध्यान रखना है। अ राइम दैट अकर्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ लाइन, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले एंड डीके इज कॉल्ड। तो एक लाइन होती है ना जिसका जो किस पे ख़त्म होती है, फाइनल स्ट्रेस सिलेबल, जो लास्ट में एंड होती है फाइनल स्ट्रेस सिलेबल पर, ऐसी राइम को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी राइम को हम मस्कुलिन राइम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मस्कुलिन राइम एक ऐसी राइम होती है जो एक ही सिलेबल पर एंड होती है और उस पर जोर होता है। ठीक है, जैसे कि डे, एक ही सिलेबल पर एंड होगी और उस पर जोर होगा, जैसे कि डे, जैसे कि से, जैसे कि लाइट, जैसे कि नाइट, ये सब क्या है? मस्कुलिन राइम है। तो इतना ध्यान रखना, मस्कुलिन राइम वही होता है कि जिसके एंड पर क्या होता है, फाइनल एंडिंग लाइन पे स्ट्रेस होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और यहीं पे फेमिनाइन राइम जो होती है वो अनस्ट्रेस पे एंड होती है। तो अनस्ट्रेस पे एंड होना फेमिनाइन राइम, स्ट्रेस पे एंड होना मस्कुलिन राइम, तो इतना ध्यान रखना है। इन विच प्ले डज शेक्सपियर सैटिराइज द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ रोजालिन। तो शेक्सपियर के किस प्ले में रोजालिन के कैरेक्टर के थ्रू अपनी सोनेट्स की डार्क लेडी पर उन्होंने व्यंग करते हैं? तो लव्स लेबर लॉस्ट में। ठीक है, शेक्सपियर के कई सोनेट्स एक मिस्टीरियस डार्क लेडी को एड्रेस है ना। तो लव्स लेबर लॉस्ट में प्ले में ना एक रोजालिन नाम की एक कैरेक्टर है, मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, रोजालिन लव्स लेबर लॉस्ट मैंने बहुत अच्छे से इसकी समरी कराई है यूट्यूब पे, तो मैंने इसको पढ़ाया। तो इसमें एक कैरेक्टर है रोजालिन, ये कैसी है? थोड़ा सावली सी है, तेज तर्रार है और आकर्षक है। तो कई क्रिटिक का मानना है कि शेक्सपियर इसी कैरेक्टर के थ्रू उन पोइटिक ट्रेडिशन का मजाक उड़ा रहे हैं जिनका उन्होंने खुद अपने सोनेट्स में यूज़ किया था। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम कंक्लूड्स विद द लाइन द थॉट्स ऑफ मेन आर वाइडेंड, ठीक है, वाइडनेड विद द प्रोसेस ऑफ द सन्स। इसका बताना वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइट्री इस लाइन के साथ एंड होती है, कौन सी पोइट्री है जो इस लाइन के साथ एंड होती है। ठीक है, तो विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम कंक्लूड्स विद द लाइन एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विशल्स इन द विंड। तो ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम की कंक्लूडिंग लाइन है? ठीक है, एंड सिंग्स, इसकी जो लाइनें हैं ना वो ये स्टार्ट होती है, ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड। फिर उसके बाद ये लाइनें आती हैं, एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विशल इन द विंड। तो ये आपके लूसी ग्रे की लाइन है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जो लूसी ग्रे है ना उसकी एंडिंग लाइन है, ये सबसे लास्ट की लाइन है, 2 लाइन है। हु इज़ द फेथफुल फ्रेंड टू एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो एंटोनियो का फेथफुल फ्रेंड कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? तो बेसानियो है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। गोल्सवर्दी का जो प्ले है द मॉब डील्स विद द थीम ऑफ जिंगोइज्म एंड परसिक्यूशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है ना द मॉब, ये जिंगोइज्म मतलब क्या होता है? अंधराष्ट्रवाद, और किस तरह के व्यक्ति के उत्पीड़न के थीम से रिलेटेड है। तो एंटी वॉर पॉलिटिशियन यानी कि पैसिफिस्ट। जिंगोइज का मतलब क्या होता है? अंधराष्ट्रवाद या फिर ऐसा आक्रामक देशभक्ति। ये प्ले ना एक ऐसे लीडर के बारे में है, राजनेता, ठीक है, एक ऐसे राजनेता के बारे में है जो अपने देश द्वारा लड़े जा रहे युद्ध का विरोध कर रहा है। इसी वजह से जो मॉब है, जो भीड़ है, वो इसे दोषद्रोही मानकर उस पर अत्याचार करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फ्रेज है देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स रफ ह्यू देम हाउ वी विल अपीयर्स इन विच प्ले। ये जो फ्रेज है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये लाइनें
तो ये जो फ्रेज है ना, देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स रफ ह्यू देम हाउ वी विल अपीयर्स इन विच प्ले, तो हैमलेट में ये फ्रेज आता है। तो हैमलेट के प्ले में ना लास्ट में ये बात कहता है, इसका मतलब ये हो कि जो भाग्य है, जो फॉर्चून है, ईश्वर के लिए हमारे मतलब जो भाग्य है, जो ईश्वर है, उनकी हमारे लिए एक योजना होती है। भले ही हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करें या गलतियां करें, हमारा अंत ना उसी उच्च शक्ति द्वारा निर्धारित है, मतलब वही करता है हमारा अंत। तो ये हैमलेट का ना फॉर्चून को स्वीकार करने को दिखाता है कि कैसे वो डिविनिटी को स्वीकार कर लेता है, फॉर्चून को, भाग्य को। दी वर्ड्स फॉर्म ऑफ चौसर कैंटरबरी टेल्स इज प्रीडोमिनेंटली वॉट, तो चौसर की दी कैंटरबरी टेल्स ना पोइट्री अगर देखा जाए प्रीडोमिनेंटली यानी कि पोइटिक फॉर्म मेनली रूप से क्या है, तो राइमिंग कपलेट इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो राइमिंग कपलेट्स यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग कपलेट का मतलब क्या होता है, दो लगातार लाइनें जिनकी राइम मिलती हैं। तो कैंटरबरी टेल्स की ना मोस्ट ऑफ दी जो स्टोरीज़ है वो इसी फॉर्म में लिखी गई हैं। यहाँ पे वही तो पूछ रहा है कि किस फॉर्म में है, कैंटरबरी टेल्स जो है ना वो किस फॉर्म में है, तो ये राइमिंग कपलेट फॉर्म में है, यानी कि उसमें जितनी भी स्टोरीज़ हैं कैंटरबरी टेल्स में वो इसी फॉर्म में लिखी गई है, जहाँ हर दो लाइनें लास्ट में राइम करती हैं। तो इन लाइनों में ना एक स्पेशल क्या होता है, लय होता है, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर होती है इन लाइनों में। वर्ड्सवर्थ की सोनेट है कॉन नॉट दिस सोनेट डिफेंड दी फॉर्म बाय लिस्टिंग फेमस पोएट हु यूज्ड इट इंक्लूडिंग शेक्सपियर, पेट्रार्क एंड हूम। तो वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है ना, इस कॉन नॉट दिस सोनेट में वो इस फॉर्म का बचाव, यानी कि इस फॉर्म का वो डिफेंड उन फेमस पोएट के लिस्ट करके किया गया है जिन्होंने इसका यूज़ किया है, जिसमें शेक्सपियर है, पेट्रार्क है और कौन शामिल है, तो मिल्टन एंड डाटे। इस सोनेट में, इस कॉन नॉट दिस सोनेट में वर्ड्सवर्थ की आलोचना करने वाले को, मतलब जो सोनेट की आलोचना कर रहे हैं, जो राइटर ने, जो स्कॉलर्स हो गए हैं, जो राइटर वो सोनेट की आलोचना कर रहे हैं, तो उनको जवाब दे रहे हैं कौन, वर्ड्सवर्थ, ये साबित करने के लिए कि सोनेट एक ग्रेट पोइटिक फॉर्म है जो इतिहास के कुछ ग्रेट पोएट के नाम लेते हैं जिन्होंने इसका यूज़ किया है, जैसे कि पेट्रार्क ने सोनेट का यूज़ किया है, शेक्सपियर ने सोनेट का यूज़ किया है, डाटे ने सोनेट का यूज़ किया है, मिल्टन ने सोनेट का यूज़ किया है। तो उनको जवाब दे रहे हैं कॉन नॉट दिस सोनेट में, मतलब उन क्रिटिक को वो जवाब दे रहे हैं जो क्रिटिक मानते नहीं है सोनेट को। ठीक है, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ एडम्स कंपेनियन बिफोर द क्रिएशन ऑफ ईव, इसका बताना है इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ एडम्स कंपेनियन बिफोर द क्रिएशन ऑफ ईव। पैराडाइज लॉस्ट में ईव की जो रचना है, मतलब ईव की क्रिएशन से पहले एडम का साथी कौन था, तो नो वन ही इज़ अलोन विद द एनिमल्स, यानी कि ईव से पहले एडम का साथी कोई नहीं था, बाद में ईव को उसके रिफ से बनाया गया। विच कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट इज ड्रंकर्ड एंड रिलेटिव ऑफ ओलिविया, तो ट्वेल्थ नाइट में कौन सा कैरेक्टर है जो शराबी भी है और ओलिविया का रिश्तेदार भी है, सर टॉबी बेल्च, ये ओलिविया के अंकल होते हैं, काफ़ी मस्त मौला टाइप के होते हैं। अ शॉर्ट पॉइंटेड एंड विटी सेइंग इज कॉल्ड व्हाट, तो एन एफोरिज्म। ठीक है, ये काफ़ी छोटी होती है, बहुत ही छोटा स्टेटमेंट होता है जो जीवन की किसी सच्चाई को बताती है, और इसे ना ये अक्सर बहुत ही मेमोरेबल होती है, काफ़ी विटी से भरी होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ यंग जोलियान इन द फोर्थ साइड सागा रिप्रेजेंट व्हाट क्वालिटीज इन कंट्रास्ट टू सोम्स, तो आर्टिस्ट्री, सेंसिटिविटी एंड पैशन। फोर्थ साइड सागा में ने जो यंग जोलियान, ठीक है, जैसे कि जो आयरीन है ना, वो पहले तो फोर्थ साइड से, मतलब सोम्स फोर्थ साइड से शादी की रहती है, बाद में सोम्स को डिवोर्स देकर वो यंग जोलियान से शादी कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि फोर्थ साइड सागा में जो यंग जोलियान है इसका कैरेक्टर कैसा है, सोम्स के अगर अपोजिट देखे जाए तो इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे, मतलब किस टाइप का बंदा है ये। तो सोम्स कैसा था, सोम्स तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक था, अधिकार जताने वाला था। ठीक है, और इसके अपोजिट देखें, ये इसका चचेरा भाई था, सोम्स का ये चचेरा भाई है यंग जोलियान, ये एक पेंटर भी है, मतलब कलाकार है। ठीक है, ये एक कलाकार है, आर्टिस्ट्री है, जो अपने दिल की सुनता है, काफ़ी सेंसिटिव भी है ये। ठीक है, ये फोर्थ साइड परिवार के कलात्मक भावुक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैशनेट भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट है। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विच लिटरेरी सब पीरियड, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1688 में जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन वो किस लिटरेरी सब पीरियड की शुरुआत का सिंबल है।
अगस्टन एज, ये ध्यान रखना है। 1688 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में बिना खून खराबे के राजा बदल दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, 1688 में क्या होता था कि बिना खून खराबे के, पहले क्या होता था कि खून खराबे की वजह से राजा को बदला जाता था, लेकिन 1688 में क्या हुआ, इंग्लैंड में बिना खून खराबे के राजा को बदल दिया गया, इसीलिए इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया। इससे देश में जो पॉलिटिकल जो स्थिरता, ठीक है, स्थिरता आई, जिसने अगस्टन एज की नींव रखी। तो ये ध्यान रखना है। इन शेक्सपियर जूलियस सीजर हु इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लीन एंड हंग्री लुक। तो शेक्सपियर के जूलियस सीजर में किसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही दुबला पतला भूखा दिखने वाले के रूप में किया गया है? किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बहुत ही लीन है, दुबला पतला है और हंग्री लुक है, यानी कि भूखा दिखने वाला। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? तो जूलियस सीजर कैसियस के बारे में ये बात कहता है। किसके बारे में? कैसियस के बारे में बात कहता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सचमुच भूखा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सचमुच भूखा है, बल्कि वो क्या है, वो असंतुष्ट महत्वाकांक्षी है, इसलिए खतरनाक दिखता है। तो सीजर को उस पर शक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है और कभी संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए वो इस तरह बोलता है। Which Wordsworth poem explored the idea that we murder to dissect, criticizing scientific analysis that destroy the beauty of nature। तो टेबल टर्न की बात करते हैं यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जो इस थॉट को एक्सप्लोर करती है कि हमें क्या करना है, हमें साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, मतलब हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए हत्या करते हैं और उस साइंटिफिक एनालिसिस की आलोचना करते हैं जो नेचर की सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो टेबल टर्न में ये तर्क देते हैं, जहाँ वो इंसान को बुक्स और विज्ञान की तुलना में नेचर से नैतिकता, जीवन के बारे में अधिक सीखने को कहते हैं कि जीवन के बारे में अगर आपको सीखना है तो नेचर से सीखो। किताबें तो बैरल लिप्स हैं। मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन विच बुक ऑफ द बाइबल? तो बुक ऑफ जेनेसिस। तो ये ध्यान रखना है, मिल्टन की जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, ये बाइबल के किस बुक पर, हमको पता है कि ये बाइबल पर बेस्ड है, लेकिन बाइबल के किस बुक पर बेस्ड है ये भी ध्यान रखना है। तो बुक ऑफ जेनेसिस, यानी कि बुक की उत्पत्ति। बाइबल की जो पहली बुक है ना, जिसका नाम क्या है, बुक ऑफ जेनेसिस, ये बाइबल की फर्स्ट बुक है। ठीक है, ये बाइबल की फर्स्ट बुक है और बाइबल की पहली बुक है ये। दुनिया की, इसमें क्या है, दुनिया की रचना के बारे में बताया गया है। एडम एंड ईव की कहानी है और सांप द्वारा उसे बहकाया जाता है, किसे, ईव को, और उनका हेवन से उनको निकाल दिया जाता है। इसमें ये कहानी पूरी है। तो मिल्टन ने इसी मूल कहानी को, इसी ओरिजिनल स्टोरी को अपने एपिक में लिखा। द कैरेक्टर ऑफ, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ बोशोला, अ कॉन्फ्लिक्टेड मलकंटेंट एंड स्पाई सेंट्रल विच जैकोबियन ट्रेजिडी। तो डचेस ऑफ माल्फी, ये जो कैरेक्टर है ना बशोला, ये जॉन वेबस्टर के डचेस ऑफ माल्फी में आता है। इन द प्ले जस्टिस फाल्डर ऑल्टर्स अ चेक फ्रॉम 9 पाउंड टू व्हाट अमाउंट? टू 90 पाउंड। फाल्डर क्या करता है, चेक के साथ क्या करता है, वो फॉर्जरी करता है। 9 पाउंड रहता है, उसको 90 पाउंड बना देता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द इंडक्शन सीन। पहले तो इतना ध्यान रखना कि इंडक्शन सीन कहाँ पे आता है, ये ऐसे ही एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा कि इंडक्शन सीन कहाँ पे आता है। तो इंडक्शन सीन कहाँ पे आता है, किस प्ले में आता है? शेक्सपियर के टेमिंग ऑफ द श्रू में आता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडक्शन सीन इन द टेमिंग ऑफ द श्रू इन्वॉल्व्स अ ट्रिक बीइंग प्लेड ऑन विच कैरेक्टर? तो ध्यान रखना, जो इंडक्शन सीन है, ठीक है, वो टेमिंग ऑफ द श्रू में, इंडक्शन सीन में किस कैरेक्टर के साथ एक चाल चली जाती है? देखिए, टेमिंग ऑफ द श्रू में ये जो इंडक्शन सीन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस सीन में ना किस कैरेक्टर के साथ चाल चली जाती है? तो क्रिस्टोफर स्लाई के साथ चली जाती है। मतलब ये क्या है, ये प्ले की मुख्य कहानी, जैसे कि टेमिंग ऑफ द श्रू में जो प्ले की मुख्य कहानी क्या है, जैसे कि मेन स्टोरी क्या है, वही है ना, कैथरीना को वश में करना, वो मुख्य कहानी है। वास्तव में इस प्ले के अंदर भी एक प्ले होता है, टेमिंग ऑफ द श्रू में भी एक प्ले होता है, प्ले विद इन अ प्ले। ये प्ले जो होता है ना, ये क्रिस्टोफर स्लाई नाम का एक शराबी के इंटरटेन के लिए खेला जाता है, क्रिस्टोफर स्लाई को। ठीक है, ये एक क्रिस्टोफर स्लाई जो रहता है, ये एक शराबी रहता है, इसी के इंटरटेन के लिए खेला जाता है ये प्ले। ये एक अमीर लार्ड जो उसे, मतलब एक अमीर लार्ड उसे नशे में धुत पाता है
और इसके साथ एक मजाक करने का फैसला करता है। किसको? क्रिस्टोफर स्लाई को। एक अमीर लॉर्ड रहता है और इसे ना नशे में धुत पाता है, तो इसके साथ ना मजाक करने का फैसला करता है। इसे एक लॉर्ड की तरह कपड़े पहनाता है, लॉर्ड की तरह, और स्टेज पर इसका स्टेज करवाता है। तो यही बाहरी कहानी है, इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, यही बाहरी कहानी है जो इंडक्शन कहलाती है। मेन कहानी तो वो है कैथरीना वाली, लेकिन कैथरीना से पहले ये वाली कहानी स्टेज पर दिखाई जाती है। इसके क्रिस्टोफर स्लाई को अच्छा खासा कपड़ा पहनाया जाता है, उसको मतलब स्टेज किया जाता है। ठीक है, तो यही बाहरी कहानी को हम इंडक्शन सीन कहते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द यूज ऑफ अ वर्ड टू इमिटेट अ साउंड एसोसिएटेड विद द एक्शन और ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू। तो अभी हमने इसको पढ़ा है, ओनोमेटोपिया बोलते हैं। ये लिटरेरी डिवाइस है। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल डज शैटन फाइट एंड वुंड इन बैटल। तो पैराडाइज लॉस्ट में शैटन किस एंजल से लड़ता है और उसे बैटल में घायल कर देता है? माइकल। ऑल्सो एब्डियल। माइकल इज़ द प्राइमरी जनरल। तो ये ध्यान रखना है। हेवन में जो युद्ध होते हैं ना, उसके दौरान शैटन का जो सामना होता है वो ईश्वर की सेना के जो सेनापति है, यानी कि माइकल, आर्क एंजल रहता है ये माइकल, इससे होता है। तो माइकल क्या करता है, ईश्वर द्वारा दी गई एक पावरफुल तलवार से शैटन को क्या कर देता है, घायल कर देता है, जिससे शैटन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है और वो पीछे हट जाता है। हु इज़ द अनदर ऑफ द विकार ऑफ वेकफील्ड। इसके ऑथर कौन? अच्छा, ये ऑथर है। तो ये द विकार ऑफ वेकफील्ड के ऑथर कौन है? द विकर ऑफ वेकफील्ड के ऑथर कौन है? तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द लाइन है फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज इज़ फ्रॉम सॉन्ग। ये एक सॉन्ग है। किस टेम्पेस्ट में किस कैरेक्टर के द्वारा गाया जाता है? अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, विकर ऑफ वेकफील्ड की। ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है। 18वीं सेंचुरी का बहुत ही फेमस नावल है। एक भले और एक आदर्शवादी, विकर मतलब होता है पादरी और उसके परिवार की कहानी है इसमें, जो कई मुश्किलों का सामना करते हैं लेकिन अपनी अच्छाई और नैतिकता बनाए रखते हैं। अब ये आ जाएगा, तो ये गाना किसने गाया है? ये एरियल गाता है। एरियल कौन रहता है? एक स्पिरिट रहता है जो प्रॉस्पेरो की सेवा करता है। ठीक है, और यह एक मिस्टीरियस सॉन्ग होता है, फर्डिनेंड के लिए ये गाता है। सर गाती है एरियल, आई थिंक फीमेल है, गाती है, ताकि फर्डिनेंड को ये विश्वास हो जाए कि उसके पिता जो राजा है वो जहाज़ टूटने में डूब गए। ये कहानी, ये सॉन्ग का मतलब ये हुआ, हालांकि ये सच नहीं होता। इन हिज प्रीफेस वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू दैट द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन ओनली बाय हैविंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ व्हाट। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ तर्क देते हैं कि पोएट जो है वो अन्य ह्यूमन से केवल किस चीज़ की अधिक मात्रा में अलग हैं। हमेशा वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि पोएट भी बाकी इंसानों की तरह होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पोएट के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक्सेस मात्रा में होती है, इसलिए वो पोएट कहलाते हैं। क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं? सेंसिबिलिटी उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, और इंथुजियाज्म उनके अंदर ज़्यादा होता है, उत्साह। एक कॉमन पीपल से पोएट के अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा होती हैं पोएट के अंदर। सेंसिबिलिटी, इंथुजियाज्म, टेंडरनेस, कोमलता एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन स्वभाव का ज्ञान। तो वर्ड्सवर्थ अपने फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में यही बात लिखते हैं कि पोएट कोई विशेष या अलग तरह का इंसान नहीं होता है, ये भी एक आम इंसान ही है, बस उसमें भावनाएं ज़्यादा होती हैं, इमोशंस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इंथुजियाज्म दूसरों से ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, उसे इंसानी स्वभाव को बेहतर समझ होती है पोएट की, बस इतना ही फ़र्क होता है। What is the name of the greedy lustful character who is tricked and dumped into the river, the Merry Wives of Windsor? तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में उस ग्रीडी लस्टफुल कैरेक्टर का नाम क्या है जिसे धोखा देकर नदी में फेंक दिया जाता है? तो सर जॉन फाल्स्टाफ, ये ध्यान रखना है। फाल्स्टाफ मैंने बताया ना, मैरी वाइफ्स ऑफ द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये दो मैरिड वीमेन के साथ फ्लर्ट करता है, दो शादीशुदा और अमीर महिलाओं को उनके पैसे के लिए लुभाने की कोशिश करता है। तो वो दोनों इसे सबक सिखाती हैं, एक योजना बनाती हैं, एक प्लान के तहत ये लोग क्या करती हैं, इसे गंदे कपड़ों की एक टोकरी में छिपा देती हैं, फिर उस टोकरी को नदी में फेंकवा देती हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मोर्नफुल मेलनकॉलिक और प्लेंटिव पोएम, स्पेशली अ फ्यूनरल सॉन्ग और लेमेंट फॉर द डेड? देखिए यहाँ पे स्पेशली कह दिया है फ्यूनरल सॉन्ग, ये याद रखना है। ये मॉर्नफुल तो होती है, मेलनकॉलिक सॉन्ग होती है, प्लेंटिव पोएम होती है, लेकिन स्पेशली ये कब गाया जाता है, ये कब लिखा जाता है? फ्यूनरल सॉन्ग होती है, अ लेमेंट फॉर द डेड। ठीक है, लेकिन फ्यूनरल होती है तो उसे बोलते हैं डर्ज। एलेजी सेम यही है, बस फ्यूनरल नहीं होती है एलेजी।
सेम यही एलिजी की भी यही कैरेक्टरिस्टिक है, बट एलिजी फ्यूनरल नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना। डर्ज और इसमें थोड़ी बस इतना ही फ़र्क है, ये फ्यूनरल होती है, एलिजी फ्यूनरल नहीं होती है, ठीक है। तो डर्ज भी एक प्रकार की एलिजी ही है, ठीक है, लेकिन ये ये डर्ज कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, और ये ध्यान रखना बहुत शॉर्ट होती है, एलिजी से बहुत शॉर्ट होती है, और ये लेस फॉर्मल होती है, ठीक है, कम औपचारिक होती है, और ये ना गाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? गाने के लिए होती है, मतलब गाया जाता है डर्ज को, गाने के लिए होती है, गाने के लिए होती है। ये फ़र्क है थोड़ा बहुत एलजी से, हालांकि एलजी का छोटा रूप ही है, लेकिन ये फ्यूनरल सॉन्ग होती है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये किसी की डेथ पर सीधे तौर पर दुख व्यक्त करने वाला गीत होता है, फ्यूनरल सॉन्ग होता है। गोल्सवर्दी की ट्रायलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर फॉलोज विच फैमिली रिलेटेड टू द फोर्साइट। तो गोल्सवर्दी का जो लास्ट ट्रायलॉजी है, द एंड ऑफ द चैप्टर, ये किस परिवार की कहानी बताती है? जो फोर्साइट से ही रिलेटेड है, तो चेरल परिवार से, इसी पे एंडिंग होता है। फोर्साइट का जो लास्ट मतलब है, गोल्सवर्दी का जो लास्ट ट्रायलॉजी है ना, एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें किसकी कहानी होती है? उसमें चेरल फैमिली की कहानी स्टार्ट होती है, वहाँ पे फोर्साइट परिवार का खत्म हो जाता है, हालांकि ये फोर्साइट के रिलेटिव ही होते हैं, चेरल फैमिली। In which Shakespeare play does the protagonist kill his wife out of mistaken jealousy only to discover her innocence too late? Very easy. Othello. Milton's Areopagitica argue against what practice prior censorship, pre-publication licensing. तो ये मैंने कितनी बार ही बताया इसको भी, ठीक है। तो मिल्टन की जो एरियोपेजिटिका है वो किस प्रथा के खिलाफ है? तो पूर्व यानी कि प्रायर सेंसरशिप के खिलाफ। एरियोपेजिटिका जॉन मिल्टन द्वारा ही लिखा गया, 1644 में आया था। एक फेमस स्पीच है। उस समय इंग्लैंड में ना क्या था कि उस समय इंग्लैंड में किसी भी बुक को छापने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, सेंसरशिप लेना पड़ता था, यानी कि लाइसेंस लेना पड़ता था कि अगर आप किसी बुक को छाप रहे हो, जैसे आज ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बना के चलाओ, अदरवाइज़ आपको पकड़ लिया जाएगा। तो वैसे उस समय भी यही सेंसरशिप था कि अगर आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, छाप रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेंसरशिप लेना पड़ेगा। तो मिल्टन ने क्या किया, प्रेस की लिबर्टी के पक्ष में इसी प्रायर सेंसरशिप के खिलाफ जोरदार तर्क दिया, इसीलिए इन्होंने यही लिखा। इसमें इन्होंने बोला भाई बोलने, पढ़ने, लिखने की आज़ादी चाहिए हमें। द लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो इज फ्रॉम विच पोएम। तो ओड ऑन एग्रेशन अर्न की लाइन है बाय जॉन किट्स, ठीक है। इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हु इज़ द हॉट टेम्पर्ड यंग रेबल हु चैलेंजेस प्रिंस हॉल। तो शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में वो गुस्सैल युवा विद्रोही कौन है जो प्रिंस हॉल को चुनौती देता है? तो हेनरी पर्सी होता है, ठीक है, हेनरी पर्सी। हॉटस्पर कौन होता है? हॉटस्पर काफ़ी बहादुर, साहसी, सम्मान का भूखा हुआ योद्धा है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म रेस्टोरेशन रेफर टू इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये इंग्लिश हिस्ट्री में जो रेस्टोरेशन है इसका मतलब क्या होता है? देखिए 1660 में किंग चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर बैठते हैं तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में सिविल वार के बाद कुछ समय के लिए राजशाही ख़त्म कर दी जाती है। जब सिविल वार होता है ना, गृह युद्ध, उसके बाद कुछ समय के लिए जो राजशाही यानी कि कोई राजा नहीं होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो रेस्टोरेशन उस घटना को रेफर करता है कि जब राजशाही को वापस लाया गया, मारे गए राजा चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बैठाया गया, तो इसने लिटरेचर और सोसाइटी में एक नए एज की शुरुआत की, इसलिए रेस्टोरेशन, ठीक है, नाम पड़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फुलिश सूटर टू पोर्शिया हु चूजेज द सिल्वर कास्केट इन मर्चेंट ऑफ द वेनिस। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का वो मूर्ख प्रेमी कौन है जो सिल्वर कास्केट चुनता है? देखिए 3 कास्केट होते हैं। गोल्ड कास्केट प्रिंस ऑफ मोरक्को चुनता है, जो थोड़ा सा काला मतलब सांवला सा रहता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को चुनता है गोल्ड कास्केट। और 3 कास्केट होते हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक लेड। तो गोल्ड को मोरक्को चुनता है और सिल्वर कौन चुनता है? प्रिंस ऑफ एरेगन चुनता है, और लेड बशैनियो चुनता है, जो लास्ट में हस्बैंड भी बन जाता है वही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर कास्केट है मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रिंस ऑफ एरेगन चुनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब ये चुनता है ना ये सिल्वर कास्केट को, तो उस पर क्या लिखा रहता है कि चुनने वाले को वह मिलेगा जिसका वो हकदार है, यही लिखा रहता है। तो घमंडी राजकुमार जो वो सोचता है कि वो पोर्शिया का हकदार है, और चांदी वो क्या करता है, मतलब इस पे ऊपर लिखा रहता है
सिल्वर कास्केट के ऊपर लिखा रहता है कि जो मुझे चुने, मतलब जो चुनेगा मुझे, उसको ना वही मिलेगा जिसका वो हकदार होगा। तो प्रिंस ऑफ एरेगन सोचता है कि वो पोर्शिया का हकदार है, इसलिए वो सिल्वर कास्केट को चुनता है। लेकिन उसके अंदर एक मूर्ख का, जब वो खोलता है ना, तो उसके अंदर एक ना मूर्ख का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, पिक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम इज अबाउट अ सिंपल रस्टिक गर्ल हु कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड डेथ? तो वी आर 7। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएट्री है जो एक साधारण देहाती लड़की के बारे में, जो डेथ को समझ ही नहीं पाती, उसके भाई बहन की डेथ हो गई है, फिर भी वो कहती है कि हम साथ हैं। इस पोएम में एक छोटी सी लड़की है, मतलब पोएट एक छोटी सी लड़की से मिलते हैं जो जोर देकर कहती है कि वे 7 भाई बहन हैं। भले ही उनमें से 2 की डेथ हो चुकी है, वे कब्र में हैं, लेकिन वो अपने बचपन की मासूमियत में अपने मरे हुए भाई बहनों को अभी भी अपने परिवार का पार्ट मानती है। तो ये ध्यान रखना है। इन पैराडाइज लॉस्ट गॉड सेंस टू एंजल्स टू एक्सपेल एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज, हु आर दे? तो पैराडाइज लॉस्ट में गॉड एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर निकालने के लिए किस एंजल्स को भेजते हैं? माइकल को। प्राइमरी एंजल यही होता है, माइकल को भेजते हैं। ठीक है। गोल्सवर्दीज राइटिंग इज ऑफन प्रेज फॉर इट्स इम्पार्शियलिटी, व्हाट डज दिस मीन? गोल्सवर्दी राइटिंग को अक्सर अपनी इम्पार्शियलिटी के लिए, मतलब गोल्सवर्दी की राइटिंग को अक्सर ना उनकी इम्पार्शियलिटी के लिए तारीफ की जाती थी। इसका क्या मतलब है? ही प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट ओवरटली टेकिंग अ साइड। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि वो अपने प्ले में ना, जैसे स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ, गोल्सवर्दी किसी एक पक्ष को पूरी तरह से सही या दूसरे को पूरी तरह से गलत नहीं दिखाते थे। वो दोनों पक्ष, जैसे कि फैक्ट्री का मालिक, स्ट्राइफ को ले लेते हैं, फैक्ट्री का मालिक एक तरफ मजदूर, ठीक है, उनके तर्क और उनकी जो मानवीय कमजोरियों को सामने रखते थे और फैसला किस पे छोड़ देते थे? ऑडियंस पे छोड़ देते थे कि ऑडियंस ही इसका फैसला करेगी। वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं जाते थे। तो यही उनकी तारीफ थी, इसलिए इनको तारीफ किया जाता था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोफेशनल जेस्टर इन किंग लियर? तो किंग लियर में जो प्रोफेशनल जेस्टर है उसका नाम क्या है? द फूल है। ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन इज अ रेस्टोरेशन एरा अडेप्टेशन ऑफ विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अभी मैंने कल ही पढ़ाया कि परसों पढ़ाया, ऑल फॉर लव को मैंने कंप्लीट कर दिया, जो कि TGT में था। द यूज ऑफ रन ऑन लाइन्स इन पोइट्री वेयर अ थॉट कंटिन्यू फ्रॉम वन लाइन टू टेक्स्ट नेक्स्ट विदाउट अ पॉज इज कॉल्ड व्हाट? ये जो ऑल फॉर लव है ना, ये ड्राइडन का है, ये रेस्टोरेशन एरा का एक वर्ज ट्रेजेडी है। ठीक है, ऑल फॉर लव ये रेस्टोरेशन एरा का एक ट्रेजेडी है, ये ध्यान रखना है। और ये शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी पर बेस्ड है? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर ही बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोएम में जो रन ऑन लाइंस का यूज़ करके जहाँ एक थॉट बिना रुके एक लाइन से दूसरी लाइन तक कंटिन्यू रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंजैबमेंट कहते हैं। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी सेंटेंस, किसी थॉट एक लाइन के अंत में ख़त्म नहीं होता है, बल्कि अगली लाइन में जारी रहता है, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी पंक्चुएशन के। वो अगली लाइन में भी पोएट जारी रखता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंजैबमेंट। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, इतना ही था। बाकी हम इसका 8 पार्ट भी लेके आएंगे जब तक 2000 कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद हम इसका MCQs भी करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।